युवराज की मौत के बाद सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन युवराज की मौत कई सवाल छोड़ गई है। कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार? क्या विभागों ने जितनी तत्परता उसकी जान बचाने में दिखाई उतनी काफी थी? क्या विभाग किसी भी हादसे से निपटने के लिए सक्षम है या उनके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं? और कर्मचारी किसी की जान बचाने में क्या सक्षम है? ये नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ना किया गया एक प्लान्ड मर्डर है। दैट सिंपल मर्डर है। ये गुस्सा सेक्टर 150 में हादसे का शिकार हुए युवराज मेहता के पिता का नहीं, बल्कि हर उस पिता का है जिसे अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को महज दूसरों की लापरवाही के चलते डूबते देखना मंजूर नहीं। सिस्टम की लापरवाही ने एक बेटे की जान ले ली। देश का एक होनहार इंजीनियर चला गया सिर्फ इसलिए कि नोएडा अथॉरिटी ने समय रहते अपना फर्ज नहीं निभाया और जांच के नाम पर लीपापोती करते हुए एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर जिम्मेदारियों से तिरछी कर ली। जांच तो चल रही है। जो प्राइमरी फैक्ट्स समझ में आए वहाँ पर है ना, पूछताछ में वो यही पता चला है कि कुछ मतलब वहाँ पर जो सड़क है उस पर गाड़ी जो ओवर स्पीडिंग मतलब होकर के गई वहाँ पर और दूर तक चली गई पानी में। बट ये जांच में हम लोगों ने दिखवा रहे हैं कि अगर वहाँ लाइट्स का कोई इशू था तो वो दिखवा रहे हैं, कोई सिग्नल की लाइट का मामला है तो वो दिखवा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर एक जो हमारे जेई लेवल के अधिकारी थे उनको सर ने उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ न कुछ तो करना ही था। सो एक जूनियर इंजीनियर को बलि का बकरा बनाकर बड़े अधिकारियों ने अपने कर्मों पर पर्दा डाल दिया। अब जिले की पुलिस को भी सुन लीजिए। इस हादसे में किसकी जान चली गई इस पर कोई ध्यान नहीं, लेकिन किस मुस्तैदी से पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ ने काम किया उसका गुणगान किया जा रहा है। परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। अब जरा पुलिस के बयान की हकीकत भी परख लीजिए। एसीपी साहब कह रहे हैं कि तत्परता से टीमें लगी थी, लेकिन लोगों के मुताबिक पुलिस खुद बेबस खड़ी थी, जिनके पास न तैरने का गुर था और न ही नीचे उतरने की हिम्मत। पुलिस प्रशासन मौके पे ही पहुंच गए थे, बहुत जल्द पहुंच गए थे। तैरना पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे जिनकी एज मैं बता सकता हूं आपको 50+ थी। जो नौजवान थे वो खुद नहीं दाग पा रहे थे। क्यों? उस दिन माइनस टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उसके कारण प्लस में उन पर तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की। 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। हाँ, नोएडा पुलिस ने ये तत्परता जरूर दिखाई कि फायर ब्रिगेड को इत्तला कर दी। अक्सर फायर स्टेशन पर आराम फरमाते इस लाल डिब्बे को तो आपने देखा ही होगा। फायर ब्रिगेड के कर्मी भी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन सिर्फ पहुंचने से ही काम नहीं होना था। सुनिए फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने पहुंचकर पहले क्या किया। 12:15 बजे गाड़ी गिरी है जोड़ में। 12:15 बजे गिरने के बाद लड़का डूबा है 2:45 बजे के करीब, मतलब 1:30-40 के बीच में लड़का डूबा है। 1.5 से 2 घंटे तक लगातार वो कोशिश करता रहा, गुहार लगाता रहा। सबूत वीडियो है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूं। लड़का उधर गाड़ी पे बैठ के टॉर्च मार रहा है और फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ी पे बैठ के ये चेक कर रहे हैं कि पानी ठंडा है गर्म है। उनके लिए गर्म करते पानी तब जाते अंदर। ये चीज तो गलत है। सरकारी महकमे में क्यों बैठे हो? फिर छोड़ दो, ड्यूटी नहीं हो रही। इक्विपमेंट्स नहीं थे यहाँ पर? कुछ नहीं था जी, कुछ ही नहीं था। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बोलूंगा, मुझे पता है मेरे ऊपर। भला ठंडे पानी में कौन अपनी जान को आफत में डालता। फायर ब्रिगेड के पास आग को पानी से बुझाने का इंतजाम तो था, लेकिन पानी में कोई हादसा हो तो भला ये डिपार्टमेंट कैसे हरकत में आए। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के बाद अब स्थानीय लोग दमकल विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 घंटे के आसपास का वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लग गया, लेकिन इंजीनियर की जान नहीं बचाई जा सकी। नोएडा दमकल विभाग की टीमें तो मौके पर पहुंची, लेकिन उस इंजीनियर को बचाने में नाकामयाब साबित रहीं। पिता किनारे पर बैठकर अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाता रहा और इंजीनियर पानी के अंदर से अपनी हेल्प मांगता रहा, मदद मांगता रहा और रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन नोएडा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दमकल कर्मियां जो भी मौजूद थे मौके पर, उनके द्वारा उसको नहीं बचाया जा सका। जिन क्षमता की गाड़ियां या इक्विपमेंट्स थे वो नहीं होने की बात सामने आ रही है। और दूसरी तरफ दमकल विभाग पर डिलीवरी बॉय और मृतक का पिता दोनों गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों के द्वारा कहा गया है कि अगर समय रहते रेस्क्यू किया जाता, दमकल कर्मी पानी के अंदर उतरते तो शायद उस इंजीनियर को बचाया जा सकता था। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब एक डिलीवरी बॉय बिना किसी संसाधन के पानी के अंदर कूद सकता है तो दमकल कर्मी पानी के अंदर जाने से क्यों हिचक रहे थे। आग से लड़ने वाले पानी से कैसे लड़ते, लिहाजा फायर ब्रिगेड ने भी पुलिस की तरह तत्परता दिखाई और एसडीआरएफ को फोन लगा दिया। तत्परता दिखाते दिखाते समय बीतता गया और जब एसडीआरएफ मौके पर पहुंची तब रेस्क्यू का काम शुरू हो पाया। कोहरे और ठंड ने रुकावट तो डाली, लेकिन भोर में जाकर युवराज का शव मिल सका। लेकिन हादसा हुआ ही क्यों? अगर दुर्घटना स्थल पर कोई रोक लगाई गई होती, दीवार बनाई गई होती तो इंसान बच सकता था। नाला बनाया गया है, इस नाले को बीच बीच में टूट गया है या गिर गया है, जिसकी वजह से इसका पानी इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। बिल्कुल यही वजह है। और इस नाले के अंदर कई बार गौवंश, कई दूसरे एनिमल्स गिरते रहते हैं। कोई केयर नहीं है। हम लोगों ने रस्सियों से निकाले हैं, पर कोई प्रशासन ने कोई भी इसमें कवर करने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ ये बैरिकेड अभी रातों रात लगा दिए इन्होंने। और अगर ऐसा ब्लैक स्पॉट था तो फिर यहाँ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? क्या हादसे का इंतजार था? तो हादसा यहाँ पे इसलिए हुआ है कि यहाँ पे प्रॉपर फॉग के लिए कोई वो जो कहते हैं रिफ्लेक्टर नहीं था, ठीक है, जो कि लाइट को स्ट्रीट लाइट नहीं है, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और जब 10 या 15 दिन पहले यहाँ पे ट्रक गिरा है, उसके बावजूद अब मुझे नहीं मालूम वो पुलिस का काम है, अथॉरिटी का काम है, जिसने भी है, यहाँ बैरिकेडिंग नहीं की, इसका कोई रिपेयर नहीं हुआ, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा। और सबसे बड़ा आरोप तो अथॉरिटी पर है। आखिर इतने दिनों से बिल्डर ने इतना गहरा गड्ढा खोद रखा है तो इस पर काम क्यों नहीं शुरू किया गया और बिल्डर पर क्या कार्रवाई की जा रही है? युवराज की मौत में कौन कितना दोषी है? तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने। यहाँ मॉल बनना है, 2 लेयर 3 लेयर आप गड्ढा खोद के रखे हो, 50 फीट की गहराई है। आप जरा कलेजे पर हाथ रख के रखिए, अगर आप पिता हैं और आपका बच्चा है, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे वो बच्चा बड़ा हो, किसी की जान जा रही है ऐसे, और अब आप लिपापोती करने में लगे हुए हैं। तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, क्या इन लोगों के पास यही तमीज, आज तक यही ट्रेनिंग लिया है आपने कि तैर नहीं सकते हो? पानी का आप ये चेक कर रहे हैं कि पानी ठंडा है कि गर्म है? इस दलदल से युवराज का शव तो मिल चुका है, लेकिन युवराज अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे कि इस हादसे में युवराज की क्या गलती थी जिसकी सजा उसे जान देकर भुगतनी पड़ी? जब मोनिंदर इतने गहरे पानी में युवराज को बचाने उतर सकता था तो पुलिस या फायर ब्रिगेड के कर्मी क्यों नहीं उतर सके? जब पहले भी इस जगह पर हादसे हो चुके हैं तो फिर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और सबसे बड़ा सवाल तो अथॉरिटी से, जिस बिल्डर ने इतने दिनों से खुदाई कर प्लॉट को छोड़ रखा था, उस पर पहले कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ऐसे सवालों से कोई भी विभाग बच नहीं सकता, क्योंकि इस हादसे ने सिर्फ एक बेटा ही नहीं खोया है, देश ने एक इंजीनियर खोया है, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तत्परता को खोया है, और नोएडा अथॉरिटी ने तो जनता पर से भरोसा ही खो दिया है। लेकिन जवाब तो देना ही होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।